ये कहानी है 10 नवंबर 1975 की, जब एसएस एडमंड फिट्जजेराल्ड नाम का एक जहाज अमेरिकन सी बॉडी से देखते ही देखते गायब हो गया था। यह कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, बल्कि इसमें 26,535 टन के सामान के साथ मौजूद थे 29 क्रू मेंबर, जो जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन मिशिगन की तरफ। मगर वे नहीं जानते थे कि विस्कॉन्सिन से वह मिशिगन के लिए निकल तो गए हैं, लेकिन कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। पूरा समुद्र छान लिया गया, लेकिन इसका कुछ अता पता नहीं लगा। और फाइनली जब यह मिला तो सब खत्म हो चुका था, क्योंकि अब शिप नहीं बस मलबा मौजूद था। मगर ऐसा क्यों? आखिर एकदम से इस शिप के साथ क्या हो गया? यकीन मानिए, मामला हैरान कर देने वाला था। आखिर क्या हुआ था इस जहाज के साथ और कैसे हुआ यह हादसा, आइए डिटेल में जानते हैं। आज भले ही एयर ट्रैवल नॉर्मल और पॉकेट फ्रेंडली हो गया हो, मगर आज भी ट्रेड के लिए हम ओशन पर ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि समुद्रों के थ्रू होने वाला ट्रेड सस्ता है बट खतरनाक भी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आए दिन समुद्र में हादसे होते रहते हैं। ऐसा ही हादसा 10 नवंबर 1975 को एसएस एडमंड फिट्जजेराल्ड के साथ हुआ था, जब 29 क्रू मेंबर और 26,535 टन सामान के साथ ये गायब हो गया था। हालांकि स्टार्टिंग में तो ये हादसा काफी नॉर्मल लग रहा था, मगर इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता था। वैसे अगर इस शिप की बात की जाए तो यह जहाज विस्कॉन्सिन से मिशिगन जा रहा था, मगर 5 बजे एक भयंकर तूफान आया। ये तूफान बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से घबराते हुए कैप्टन अर्नेस्ट एम मैकसॉर्ली ने किसी शिप को बुलाने की कोशिश की। लकीली पास ही आर्थर एम एंडरसन नाम का एक शिप मौजूद था, जिसके कप्तान थे कूपर। कप्तान से अर्नेस्ट का संपर्क हो गया। कप्तान मदद करने को तैयार था, मगर फिर एसएस एडमंड फिट्जजेराल्ड के कप्तान ने खुद ही मना कर दिया। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल शाम के 7 बजे जब कैप्टन कूपर ने अर्नेस्ट से वापस पूछा तो उनका कहना था कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा, हमें शायद हेल्प की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी दोनों जहाजों के कप्तानों ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अचानक से एसएस एडमंड फिट्जजेराल्ड का कनेक्शन सभी से टूट गया और 729 फीट लंबा यह जहाज पानी से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। बट दूसरे जहाज के कप्तान को समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए उसने जल्द से जल्द इसकी सूचना हायर अथॉरिटी को दी। मगर मौसम खराब था, जिससे रेस्क्यू टीम नहीं आ पाई। 36 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, मगर लाख कोशिशों के बावजूद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि सर्च मिशन अभी जारी था और फिर उन्हें दिखाई दिया एसएस एडमंड फिट्जजेराल्ड, मगर वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां केवल उसका मलबा था। उनके हाथ केवल कुछ टूटी फूटी चीजें ही आई थी, न जहाज मिला था और न ही उसके 29 क्रू मेंबर। अल्टीमेटली 14 नवंबर को सर्च को खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें जहाज का कुछ और मलबा मिल चुका था। इसके बाद 29 क्रू मेंबर को भी डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मगर अब सवाल यह है कि यह इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? जब कप्तान को लग रहा था कि स्थिति संभल जाएगी, तो फिर यह जहाज गायब कहां हो गया? इसके बाद एक लंबी चौड़ी रिसर्च चली और रिपोर्ट में सामने आया एक ऐसा कारण जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, मगर कभी समझा नहीं होगा। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस शिप के डूबने के लिए जिम्मेदार थी रोग वेव, जो 35 से 40 फीट ऊंची थी। ये बहुत खतरनाक थी और एक के बाद एक करके 3 बार जहाज से टकरा गई, जिसकी वजह से शिप के डेक में इतना ज्यादा पानी भर गया कि क्रू मेंबर्स या कैप्टन को कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला, और वह कुछ कर पाते उससे पहले ही जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह समुद्र में डूब गया। हमें पता है अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यह रोग वेव होती क्या है। रोग की बात की जाए तो यह जियोग्राफी का एक ऐसा फिनोमिना है जिसने 2011 से लेकर 2018 के बीच में 386 लोगों की जान ले ली है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल यह बेहद खतरनाक लहरें होती हैं और समुद्र में होने वाली घटनाओं के पीछे इनका भी बड़ा योगदान होता है। इनफैक्ट इनको लेकर तो ये भी कहा जाता है कि यह रोग वेव 10,000 सालों में एक बार आती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 2011 से 2018 के केवल 7 सालों में यह इतने लोगों की जान कैसे ले लेती? इससे साबित होता है कि यह डेटा सच नहीं है। दरअसल यह एक पुरानी स्टडी की रिपोर्ट थी। अब अगर नई स्टडी की बात की जाए तो हर 10,000 में से 3 वेव्स रोग वेव ही होती हैं। मगर सवाल यह उठता है कि इनके बनने का क्या कारण होता है? क्या ये भी सुनामी की तरह होती हैं या कुछ और है इसका कारण? चलिए ओशनोग्राफी के इस फैक्टर के बारे में समझते हैं। रोग वेव के बनने की कहानी। यह समुद्र की नॉर्मल लहरों से कई गुना ज्यादा बड़ी होती हैं। इनफैक्ट इन्हें देखकर कोई भी पहचान सकता है कि यह नॉर्मल वेव नहीं बल्कि रोग वेव है। अगर नॉर्मल वेव 2 फीट की है तो यह 30 से 40 फीट तक होती है। यानी कि अगर कोई वेव अपने आसपास की वेव के कंपैरिजन में करीब 2 गुना ऊंची है तो आप इसे रोग का दर्जा दे सकते हो। अप्रैल 2025 में नॉर्वे के 2 क्रूज शिप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल जब यह शिप अपने सी वॉइस पर निकली थी तब उसके आसपास करीब 25 से 30 फीट की लहरें उठ रही थीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि शिप से एक 70 फीट ऊंची वेव आकर टकरा गई,
जिससे उस क्रूज शिप का पूरा हल डैमेज हो गया था। लेकिन यह ना तो पहली घटना थी और न ही आखिरी। इनफैक्ट आज तक इतनी सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि एक वीडियो में उन्हें बता पाना भी आसान नहीं है। यहाँ पर हम केवल कुछ खास और फेमस बातें ही बता रहे हैं, जैसे कि 7 फरवरी 1933 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल पैसिफिक ओशन से गुजरते वक्त उस रमापीर अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही देखा था। इसके क्रू मेंबर्स का कहना था कि 111 फीट लंबी वेव को इन्होंने खुद महसूस किया था। यकीन मानो यह टॉलेस्ट रोग वेव की पहली पुष्टि थी। इससे पहले ऐसी किसी भी वेव को एनकाउंटर नहीं किया गया था। मगर अब सवाल यह उठता है कि सुनामी भी तो इतनी ही ऊंची लहरों का ग्रुप होती है, तो फिर रोग वेव और सुनामी में अंतर क्या हुआ? अगर सुनामी की बात की जाए तो सुनामी में भी एक्सट्रीमली बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और रोग वेव में भी। सुनामी और रोग वेव दोनों ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दोनों की स्ट्रेंथ भी किसी नॉर्मल वेव से कई गुना ज्यादा होती है। जब इतनी सिमिलैरिटी है तो फिर यह डिफरेंट क्यों? इतनी सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी सुनामी रोग वेव से बिल्कुल अलग होती है और इसके लिए जिम्मेदार होता है इनका ओरिजिन। दरअसल अगर सुनामी की बात की जाए तो यह किसी एरिया में तभी बनती है जब टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जब समुद्र के ऊपर या नीचे भूकंप आता है तो सुनामी भी आ जाती है। मगर रोग वेव के लिए किसी भूकंप की जरूरत नहीं होती, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि मौसम, उस एरिया के अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस और बहुत सारी चीजें। मगर रोग वेव क्यों बनती है, यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे 1861 से ही समझने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 1861 में ईगल आइलैंड लाइट हाउस में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था। तब से लेकर आज तक इसे कोई ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। हालांकि तब से लेकर अब तक कई सारी थ्योरीज और हाइपोथेसिस दी गई हैं, जिससे इनके ओरिजिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। मगर इन्हें समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ये लहरें बनती कैसे हैं। एक्चुअल में जब भी हवा वाटर सरफेस से टकराती है तो उससे फ्रिक्शन एनर्जी जनरेट होती है। यह फ्रिक्शन एनर्जी जैसे ही वाटर सरफेस पर ट्रांसफर होती है तो इससे वाटर सरफेस में मूवमेंट होने लगती है। इसके बाद हवा द्वारा इनिशियल ट्रांसमिट की गई एनर्जी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ट्रांसफर होती रहती है। होते होते इस तरह आखिर में यह एक वेव का फॉर्मेशन करती है। अब यह तो क्लियर है कि जितनी स्ट्रॉन्ग विंड एनर्जी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाटर सरफेस पर पड़ेगा और उतनी ही ज्यादा पावरफुल वेव्स बनेंगे। और यही थी वो पहली थ्योरी रोग वेव के बनने की। असल में जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड एनर्जी वाटर सरफेस पर इम्पैक्ट करती है तो उससे कई पावरफुल और बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं। मगर जब दो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वेव्स एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी एनर्जी आपस में जुड़ जाती है, जिससे अचानक ही नॉर्मल वेव से बहुत बड़ी वेव देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो अपोजिट साइड की वेव्स आपस में मिलकर सिंगल वेव बना देती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वेव की हाइट कई बार दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो जाती है। इस थ्योरी को बहुत ट्रस्टेड माना जाता है क्योंकि ज्यादातर रोग वेव तभी रिकॉर्ड की गई हैं जब किसी तरह का तूफान उस इलाके में आया हुआ हो, जैसे कि 1915 में हुआ था। 1915 में एक बैटल शिप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल यह एक समुद्र के बीच हुआ था जब उस पर दो पावरफुल ह्यूज रोग वेव्स ने हिट किया। यह इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि केवल इन दो वेव्स के हिट करने से कई लोग सीरियसली घायल हो गए थे। इनफैक्ट क्रू के 5 लोगों की तो मौत भी हो गई थी। इसके बाद में और भी थ्योरीज दी गई हैं जो यह बताती हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग ओशन वेव अचानक से किसी सॉलिड बॉडी से टकरा जाए तो भी रोग वेव को जन्म दे सकती है। क्या? जी हाँ। मगर सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई घटना देखी गई है जब ओशन वेव अचानक से किसी सॉलिड बॉडी से टकरा गई हो? जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसा मामला आपको हमारे भारत में ही देखने को मिल जाएगा। मरीन ड्राइव पर बड़े बड़े पत्थर तो आपने देखे ही होंगे। जब तेज लहरें मरीन ड्राइव में बड़े पत्थरों से टकराती हैं तो इस टकराव से जहां नॉर्मल वेव के आकार के मुकाबले लहरें काफी ऊपर तक उछल जाती हैं। मगर यह केवल तट पर ही नहीं होता, बल्कि ऐसा ही कुछ समुद्र में भी देखने को मिलता है, बल्कि यह समुद्र के नीचे भी होता है। दरअसल जब किसी पानी में वेव बनती है तो वह पानी नहीं बल्कि उसमें ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी की वजह से बनती है। इसलिए वेव्स जो हरकतें पानी की सरफेस पर करती हैं वैसी ही हरकतें अंडर वाटर में भी होती हैं। यानी कि सरफेस के नीचे भी वाटर में एक निश्चित डेप्थ तक वेव्स बन रही होती हैं। जब यह अंडर वाटर वेव्स सरफेस के नीचे जाकर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यह भी कुछ वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसा कि सरफेस वाटर हाई स्पीड पर किसी ऑब्जेक्ट से टकराने पर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसा मरीन ड्राइव का एग्जाम्पल हमने आपको बताया। इसकी टकराहट के बाद जो अंडर वाटर एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होती है उससे ऊपर वाली वेव को और भी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और इसका रिजल्ट हमें रोग वेव के रूप में देखने को मिलता है। वैसे यह तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड दिए गए हैं जिन्होंने रोग वेव के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
मगर अब सवाल यह उठता है कि सुनामी और रोग वेव में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है। दरअसल भले ही रोग वेव खतरनाक हो, मगर ये सुनामी जैसी नहीं होती। इनफैक्ट कुछ रोग वेव्स ऐसी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं जिनकी स्ट्रेंथ सुनामी या उससे भी ज्यादा की होती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 31 दिसंबर 2014 को रोग वेव से जुड़ा सबसे भयानक इंसिडेंट हुआ था। दरअसल 31 दिसंबर 2014 को एक लाइट हाउस पर 200 फुट ऊंची रोग वेव ऑब्जर्व की गई थी। 200 फीट, जी हाँ 200 फीट। मगर अब सवाल यह है कि समुद्र की गहराई में यह हाइट आखिर मापी किसने। दरअसल इसका पता इसलिए चला क्योंकि यह लाइट हाउस सी लेवल से 175 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ था और जब रोग वेव ने लाइट हाउस को हिट किया तो लहर का पानी लाइट हाउस से भी ऊपर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से एस्टिमेट लगाया गया कि लहर की हाइट लगभग 200 फीट तक रही होगी। इसके अलावा 12 दिसंबर 1978 को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल 12 दिसंबर 1978 को MS मुनचेन नाम का जहाज अचानक से समुद्र में गायब हो गया था। इसके खोने के पीछे रोग वेव भी एक कारण मानी गई। इस हादसे में मुनचेन के पूरे 28 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। साथ ही 1998 में सिडनी टू होबार्ट याट रेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तूफान में क्रिएट हुई रोग वेव की वजह से 6 सदस्यों की मौत हो गई थी और कई को गंभीर चोटें भी आई थी। तो आप देख ही सकते हो कि यह सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन चाहे जो भी हो, रोग वेव को लेकर एक बहुत बड़ी रहस्य की बात यह है कि जब यह पेट्रोलिंग शिप पर हिट करती हैं, उनमें लाइफ बोट होने के बावजूद कभी भी एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स जिंदा नहीं बच पाए। यही वजह है कि बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि रोग वेव के बनने की वजह कोई सी मॉन्स्टर भी हो सकता है, मगर इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रोग वेव एक नेचुरल फिनोमिना है या इसके पीछे जिम्मेदार है कोई समुद्री राक्षस? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।